नमस्कार, मैं हूं वसीम राशिद और आप देख रहे हैं ब्लैक एंड वाइट। और एक थोड़ी सी अच्छी शुरुआत आज हम अपने इस प्रोग्राम की करते हैं एक अच्छे से नोट के साथ कि जो प्राइम मिनिस्टर ने सार्क कॉन्फ्रेंस में प्राइम मिनिस्टर गिलानी यानी पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर गिलानी के लिए कहा है कि वो एक अमन पसंद इंसान हैं। और प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा, मनमोहन सिंह जी ने, कि 3 सालों से मैं उनको देख रहा हूँ, उनकी कोशिशें की मैं सराहना करता हूँ। इसके अलावा दोनों ममालिक के प्राइम मिनिस्टर्स ने, दोनों ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स ने बात की है और एक अच्छी शुरुआत हम इसको कह सकते हैं। हालांकि इस तरह की बातें लगातार कई सालों से हम सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं कि इस मुलाकात ने क्या मोड़ लिया है। तो डॉक्टर मनीष, देखिए, ये मुलाकात ऐसी है कि 2 लोग मिले, मीडिया के सामने आए हंसते मुस्कुराते हुए। तुम भी अमन पसंद आदमी हो, ये हमने आपके बारे में कहा और आपने भी अच्छी अच्छी बातें मेरे बारे में कह दी। और मीडिया मूर्खतापूर्ण काम करते हुए उनके कसीदे जो है पढ़ना शुरू कर दी। आपका कहने का मतलब है वो एक कहावत कही जाती है, मन तुरा हाजी बगोयम तू मरा हाजी बगो। हाँ। मैं तुझे हाजी कहूँ, तू मुझे हाजी कह। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। आपस में तो ये तय हो गया। ये है क्या, बोथ ऑफ देम यू मस्ट रिमाइंड, ये किसी चीज को, किसी भी आदमी को भूलना नहीं चाहिए कि हिंदुस्तान पाकिस्तान एक नए रास्ते पे चल पड़ा है, नई शुरुआत हुई है। उसके लिए लीडर्स चाहिए। फैक्चुअल स्थिति ये है, बोथ ऑफ देम आर वीक प्राइम मिनिस्टर्स। दे कैन नॉट टेक डिसीजंस। फॉरगेट अबाउट मेकिंग अ पाथ ब्रेकिंग बिगिनिंग। ये तो छोटे मोटे डिसीजंस अपने ढंग से नहीं ले पाते हैं। आपका कहने का मतलब है ये पूरा एक ड्रामा है। ये आप देखिए, ये हम कहाँ पे हैं। आई के गुजराल के समय हिंदुस्तान पाकिस्तान इससे कहीं ज्यादा नजदीक था। 12-14 साल के बाद हम कहाँ हैं, फिर वापस उसी जगह पे हैं। पाकिस्तान के, आप जानती हैं, पाकिस्तान में मिनिस्टर रैंक का आदमी जो है उसको वीजा हिंदुस्तान नहीं देता। यहाँ के बड़े बड़े एडिटर्स जो है वो, उनको पाकिस्तान वीजा नहीं देता। व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? कि सिर्फ हवाबाजी है। टेल मी वन कंक्रीट स्टेप दे हैव टेकन। वी विल डू दिस, वी विल डू दैट, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। वीजा रिजीम जो है, ये सुनते सुनते तो बच्चे से हम लोग जो है अब अधेड़ उम्र के होने वाले हैं। ये बात तो खैर आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। बहुत कि ये तो सुनते ही आ रहे हैं। जब से इंटरनेशनल रिलेशन में जो है रुचि जगी है, जब से हम कॉलेज गए हैं, तब से यही सुनते चले आ रहे हैं। ऐसी कौन सी नई बात है? और जबकि दोनों इतने सारे इसलिए निगेटिविटी है एक दूसरे के वहां, इसलिए निगेटिविटी है। अब देखिए, एक तो मैं बता दूं कि हिंदुस्तान का विदेश मंत्रालय जो है उसकी प्रायोरिटीज जो है मिसप्लेस्ड है। इनको पता ही नहीं कि देश को क्या चाहिए और नेशनल इंटरेस्ट किस चीज में है। चाइना के साथ वैसा ही, अभी अमेरिका के साथ जो है फिर वैसा ही होने वाला है। अमेरिका के साथ रिश्ते जो है हिंदुस्तान के अब जो है वो बुश एरा जो है खत्म हुआ। आप बर्मा के साथ देख लीजिए, आप बांग्लादेश के साथ देख लीजिए, नेपाल के साथ देख लीजिए। जिसको आप इतनी सहायता करते हैं वो अंदर में इंटरनल पॉलिटिक्स जो नेपाल का है, जो हिंदुस्तान को गाली देता है, वो वहां चुनाव जीत जाता है। व्हाट इज दिस? क्या चल रहा है? तो आपकी प्रायोरिटीज जो है मिसप्लेस्ड है। यही वजह है कि आप पाकिस्तान जैसे देश को जो है ढंग से हैंडल नहीं कर पाते। और ये आपको मैं बताऊंगा, इनका जो आप बोल रहे हैं कि निगेटिव ढूंढने का, मैं आपको बताऊंगा क्यों ऐसी सी बातें हो रही हैं। पाकिस्तान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री क्या कोई पाथ ब्रेकिंग डिसीजन लेने की हैसियत में हैं? उनके कंट्रोल में तो उनका होम मिनिस्टर नहीं है, उसके अधिकारी उनके कंट्रोल में नहीं है। और पूछा जाता है तो वो बता देते हैं कि भाई ही इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल। वो उसके मन में जो आता है वो बोलता रहता है कि दिस इज द काइंड ऑफ लीडरशिप
एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि इस तरह का आदमी जो है वो पाथ ब्रेकिंग डिसीजन ले सकता हो भी हिंदुस्तान के जरिए। रहमान मलिक साहब की जब बात कर रहे हैं तो जैसा उन्होंने कहा है, मैं उस पर भी थोड़ा सा बात वो मैं आऊंगा वो जब मैं वो पूरा इसको मैं थोड़ी सी बात करनी है। पहले लीडरशिप क्वेश्चंस पे जो है, क्योंकि जब भी इस तरह के जो डायलॉग्स होते हैं, लीडरशिप प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल। अब देखिए जिलानी ने क्या कहा होगा कि भाई मनमोहन जी आप तो अमन पसंद आदमी हैं, हमें ये परेशानी है। वो परेशानी मैं भी बताऊंगा कि पाकिस्तान की सरकार के सामने क्या क्या मुसीबत है और उस मुसीबत के चलते क्यों पाकिस्तान की सरकार हिंदुस्तान के साथ कुछ नहीं कर सकती। जो करना होगा हिंदुस्तान को ही करना होगा। मनमोहन सिंह जी ने वही किया। हमने कॉम्प्रोमाइज किया, हमने मुंबई अटैक के ऊपर जो है हमने कॉम्प्रोमाइज किया। जब हमने ये पोजीशन ले लिया था, कांग्रेस की सरकार ने ली थी कि जब तक 26/11 गुनाहगारों को सजा नहीं मिलती है तब तक बातचीत नहीं। आप क्यों बैकट्रैक कर गए? आपका कहने का मतलब ये कि जब तक ये डिसीजन नहीं हो जाता कसाब के दूसरे मैं उसके ऊपर वैल्यू जजमेंट नहीं कर रहा। दिस इज द सेम गवर्नमेंट जिन्होंने इस तरह की शर्तें रखी और आप उससे फिर ये चले आ रहे हो। लेकिन डॉक्टर मनीष ऐसा तो नहीं होता ना कि अगर घर में झगड़ा हो जाए तो फिर आगे और एक बार पत्थर की लकीर हो जाए, हम सुलह के लिए कोशिश ही न करें। ऐसा तो नहीं होता ना। सुलह का मतलब क्या होता है? सुलह की बात नहीं, लेकिन कम से सुलह का मतलब क्या होता है? देखिए डॉक्टर मनीष, एक बात मैं कहूंगी कि दोनों मुल्कों के दोनों मुल्कों के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इनके रिश्तेदार हो ना हो, हिंदुस्तान के पाकिस्तान में, पाकिस्तान के हिंदुस्तान में। एक मिनट, मैं जज्बाती बात नहीं, आप जज्बाती बात कर रही हैं, जिसका जो है सियासत से कुछ लेना देना नहीं है। सियासत से पूरा लेना मैं बता रहा हूं क्यों, क्योंकि जब ये टेबल पे बैठते हैं, जो दर्द आप बता रही हैं कि हिंदुस्तान के लोगों के रिश्तेदार पाकिस्तान में, पाकिस्तान के रिश्तेदार हिंदुस्तान में, ये इनके कंसिडरेशन में भी नहीं आता। इनके शुरुआत होती है तो इनके कंसिडरेशन में ही नहीं है। और मैं बता देता हूं, हिंदुस्तान ने सब कुछ, देखिए जब सुलह होती है तो एक कदम आप चलोगे, एक कदम हम चलेंगे। हाँ, वो तो है। ऐसा नहीं कि सारे कदम जो है, अगर एक व्यक्ति ही सारे कदम ले रहा है तो उसको सरेंडर कहते हैं, तो वो सुलह नहीं होता। पाकिस्तान ने एक इंच भी जो है अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। क्या क्या चाहिए था हमें और क्या क्या नहीं हुआ वो मैं अभी बताऊंगा, एक एक करके मैं बताऊंगा। हमने कर दिया, क्यों कर दिया? इसमें मुझे एक और बदबू जिसको कहते हैं कि इस तरह की चीजों को, कि हाउ यू मिंगल द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स विद डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, वो भी मैं आपको बता देता हूं कि मुसलमानों को खुश करने के लिए आप पाकिस्तान के साथ इस तरह के रिलेशन कर रहे हो ताकि ये जो खुशनुमा माहौल जिसको आप कह रहे हैं कि ताकि यूपी में कुछ फायदा हो जाए। राजनीति बहुत कमाल की चीज होती है। आपका कहने का मतलब है कि सार्क कॉन्फ्रेंस में बैठकर प्रधानमंत्री जो हैं वो यूपी इलेक्शन के बारे में सोचा, प्लानिंग। तो ये आपने पहलू बताया। देखिए ये पहलू एक है। दूसरा पहलू, अब आते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्ते के ऊपर। प्रधानमंत्री को पूछना था। प्रधानमंत्री जब गिलानी से मिले उसके पहले रहमान मलिक ने स्टेटमेंट दिया कि कसाब को फांसी दे दो। बिल्कुल ठीक। और कल सारा दिन यही खबर जो है वो मीडिया खेलता रहा इस खबर से। तो ये कसाब कौन है? ये कसाब कौन है? ये पाकिस्तान की सरकार थी जो, और हिंदुस्तान में कुछ लोग थे उसको, खास करके कुछ उर्दू अखबार के एडिटर्स, जो ये बता रहे थे कि भाई कसाब जो है कोई हिंदू आतंकवादी है। हाथ में उसके ये लगा हुआ है, तस्वीरें छप रही थी। पाकिस्तान में पूरा मीडिया, आप पढ़ लीजिए, पूरी की पूरी जो पाकिस्तान में जो उस दिन जो अखबार में जो छपा, हाँ, उस दिन के अखबार अगर जो पाकिस्तान के हैं, उन्होंने कहा कि वो जो है कि वो हिंदुस्तानी है, हिंदू आतंकवादी है। फिर नंबर 2 समय बीता, इन्होंने कहा पाकिस्तान का नहीं है। वो जो जुबान जो बोल रहा है वो वेस्टर्न यूपी की जुबान बोल रहा है, वो पाकिस्तान का नहीं है। वो तो जियो टीवी को धन्यवाद देना चाहिए कि उसने उसके घर को निकाल लिया। जियो टीवी ने पूरा इंटरव्यू किया था उसके घर जाकर के। अब उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान का है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार को कुछ लेना देना नहीं है।
सारा का सारा मामला धीरे धीरे खुलता चला आया। नाउ आप एक पोजीशन देखिए वो, और पाकिस्तान का अब का पोजीशन देखिए। अब ये कह रहे हैं कि फांसी पर लटका दो। तो प्रधानमंत्री जी को तो ये पूछना चाहिए कि ये जो है, आप चमेलियन की तरह पाकिस्तान की सरकार हर घंटे, हर महीने, हर सप्ताह अपना रंग क्यों बदलती है? मुंबई में ताज होटल के अंदर क्या फुलझड़ी छोड़ने के लिए आया हुआ था कसाब? इतने लोग मारे गए, देश के लोग, उसके बारे में किसी को चिंता नहीं है? कैसे इंसाफ मिले उसके बारे में सरकार की जवाबदेही नहीं, जिम्मेदारी नहीं है? बात यहीं पे, इसको, ये इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू है। रहमान मलिक कोई पागल आदमी है जो ऐसे ऐसे बयान देगा? नहीं। वजह, क्योंकि हमने हाफिज सईद को हिंदुस्तान में इस मुंबई धमाके के लिए पनिशमेंट देना है, ये मांग को हमने छोड़ दिया। दिस इज व्हाट वी कॉम्प्रोमाइज इन दैट मीटिंग, जो अमन पसंद की बात जो हो रही थी। और उनको छोड़ना, और रहमान मलिक का ये कहना, ये आप ये समझ लीजिए कि इट इज अ ट्रेड, कि हाफिज सईद को छोड़ दो और इसको फांसी पर लटका दो। हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम कहते हैं कि भाई उसको फांसी पर लटका दो, विल नॉट प्रोटेस्ट। हाफिज सईद को क्यों आप नहीं पकड़ोगे? आपने आईएसआई के आतंकवादी के लिस्ट से जेयूडी का नाम क्यों हटा दिया? अभी मैं स्टेटमेंट पढ़ रही थी जमात उद दावा के बारे में, तो हाँ? पाकिस्तान की वही स्टेटमेंट थी जो आप बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि जमात उद दावा पे हमने इसलिए बैन नहीं लगाया है, उनके लोग इसलिए छोड़ दिया गया है क्योंकि हमें मुनासिब उसके मतलब शवाहिदात नहीं मिले, मुनासिब उनको और हम उनके मतलब उनके ऊपर इल्जाम तराशी नहीं कर सकते। अच्छा, ये मुझे बताइए कि हाफिज सईद के ऊपर कौन, क्या आदमी को चाहिए? नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हाफिज सईद को अगर आप छोड़ देंगे तो मतलब, तो हाफिज सईद और जमात उद दावा दोनों अलग है क्या? दोनों अलग नहीं है। मैं बात तो वही कह रही हूँ, इसीलिए मैंने जमात उद दावा का जिक्र तो किया। आप हाफिज सईद की ये परेशानी क्या है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में परेशानी ये है, पाकिस्तान की सरकार कोई फैसला इसलिए नहीं ले सकती कि हाफिज सईद पाकिस्तान की सरकार से ज्यादा ताकत पंजाब के इलाके में रखता है। मैं आपसे बात कहने वाली थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पंजाब की जो ताकत पूरी है हाफिज के हाथ में, उससे पूरी पाकिस्तान वो नहीं कर सकती। हाँ, वो नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। आप टेररिस्टों को अपने घर में पनाह दें, आप आतंकवादियों को अपने घर में ट्रेनिंग दें, आप उन्हें वहां से ट्रेन करके कश्मीर में आतंकवादी और देश में जो है बम फोड़ने के लिए और मुंबई जैसे हमले करने के लिए आप वहां से लोगों को भेजें, जिसमें आपकी आईएसआई इन्वॉल्व हो, जिसमें आपके आर्मी के लोग इन्वॉल्व हो, उसके ट्रेनिंग से लेकर के उसके सारी चीजों को लेकर के। एक बात और उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री ये कहें कि भाई अमन पसंद आदमी है, तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। अमन पसंद आदमी तभी मैं मानता, रिश्ते जो है वो अच्छे तभी मैं मानता, जब पाकिस्तान ये कहे कि ये लीजिए, ये आपका गुनहगार है हाफिज सईद, इसको पकड़िए, आपको जो करना है कीजिए। एक बार डॉक्टर मनीष, अभी आपने बीच में कही थी ना कि गृह मतलब उनका अपने होम मिनिस्ट्री पर पूरा कंट्रोल नहीं है उनका। एक बात तो मैं आपको से यकीन, मतलब मुझे खुद ये बात महसूस होती है कि जरदारी क्या बोल रहे हैं, गिलानी क्या बोल रहे हैं, ये यूसुफ रजा गिलानी क्या बोल रहे हैं, रहमान मलिक क्या बोल रहे हैं, हिना रब्बानी क्या बोल रही हैं, मतलब कुछ तालमेल नहीं है। उनकी स्टेटमेंट कुछ जाती है, इनकी स्टेटमेंट कुछ जाती है, उनकी ऐसा, जैसे इतनी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज को आपस में बातचीत करके इतने अहम मुद्दों पर एक स्टेटमेंट देनी चाहिए, लेकिन मिक्स्ड आती रहती हैं। तो आखिर होम मिनिस्ट्री पर कंट्रोल नहीं होना, ये तो इस बात की खुली दलील है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। देखिए समस्या क्या है, ये दोनों लोग पाकिस्तान के राष्ट्रपति और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, ये वहां के मास लीडर्स नहीं हैं, वहां के मास लीडर्स नहीं हैं, वो डेस्टिनी है। संस्कृत में सोचते प्रारब्धा, और वो जो है
भगवान की कृपा से, ऊपर वाले की कृपा से वो झटके में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन गए हैं। नहीं, लेकिन आपके कहने का मतलब ये, जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस का इंडिया में अगर देखें तो एक ख़ानदान है जो सही मानों में लीडर्स माने जाते हैं, वो एक ख़ानदान पूरी तरीके से राज कर रहा है। इसी तरीके से भुट्टो ख़ानदान को ले लीजिए, देयर इज अ डिफरेंस। एक डिफरेंस मैं बता दूं, मैं खानदान की बात, मैं उसका समर्थक नहीं हूं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, as far as our policy decisions are concerned vis-a-vis माने डिफरेंट नेशंस, वहाँ पे ये परिवारवाद और दूसरी चीज़ों का इम्प्लीकेशंस कम है। और सबसे बड़ा जो हैंडीकैप पाकिस्तान के साथ है वो ये है कि वहाँ के स्टेट के पास एक तो रिसोर्स नहीं है, हिंदुस्तान की जो स्टेट है उसके पास वो रिसोर्सफुल है। दूसरा, पाकिस्तान के पास वो हैसियत नहीं है, ताकत नहीं है कि जो उस तरह के कड़े फैसले लेकर के उसको इम्प्लीमेंट कर सके, हिंदुस्तान की सरकार के पास है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो वहाँ की जो आर्मी है वो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट्स के ऊपर बिल्कुल हावी रहती है। अगर कुछ पार्लियामेंट ने डिसाइड कर ले या प्रधानमंत्री कुछ करना चाहते हैं, राष्ट्रपति कुछ करना चाहते हैं, कोई कुछ करना चाहता है, अपोजिशन कुछ करना चाहता है, तो उसको इमीडिएटली आर्मी जो है उसको कुचल सकती है। एक बात बताऊं मैं आपको, अगर आप किसी जनरल पाकिस्तानी, जैसे मैं वो बात कर रही थी, भुट्टो खानदान की बात कर रही थी मैं, कि जैसे अगर मान लीजिए वहाँ के लोग जो सही मानों में लीडर्स मानते हैं, तो ये हकीकत है कि वो बेनज़ीर को अपना लीडर मानते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैंने वही बात कही थी। और ये लोग जो हैं इनको वो बहुत मतलब ज़मीन से जुड़े हुए लीडर नहीं मानते, वो झटके में बने। हाँ, झटके में बने। लेकिन एक बात मैं वहाँ के लोगों के बारे में बताऊँ, जो आर्मी की जो बात कर रहे हैं, वहाँ के लोग आर्मी रूल से खुश रहते हैं। तो ये व्हाटएवर वो ये बात है। तो ये आर्मी का जो रोल है। दूसरा, जो फॉरेन पॉलिसी है और खास करके इंडिया, अफगानिस्तान, अमेरिका के साथ जो पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं, ये इसमें आईएसआई का भी जो खुफिया एजेंसी जो है उसका बहुत ज़्यादा हाथ होता है। अब देखिए, मैंने वो सरकार कोई फैसला ले तो आईएसआई इतनी पावरफुल है कि उस पूरे प्लान प्रोग्राम को जो है वो अपसाइड डाउन कर सकती है। ये इस तरह के पावर्स जो है वहाँ की खुफिया एजेंसी। हिंदुस्तान में क्या है, आर्मी को कुछ लेना देना नहीं है, एक। दूसरा, खुफिया एजेंसी कहाँ है, क्या है, नहीं है, पॉलिसी डिसीजन में उनसे इनपुट्स लिए जाते हैं, सब कुछ लिए जाते हैं, बट दे आर नॉट द डिसीजन मेकर्स। ये डिफरेंस है। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिलकर के इतनी लंबी चौड़ी बातें कर देना, जो सोनिया गांधी के लेटर ने कल बताया उत्तराखंड में कि भाषणबाजी से जो है भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, तो ये जो है ये आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी वही बस ये वाला कि भाषणबाजी से हिंदुस्तान और पाकिस्तान संवरने वाले। बस एक बात, इसमें सिर्फ एक पॉइंट मैं आपसे पूछना चाहूंगी, उसके बाद फिर मैं अपने दूसरे इशू की तरफ आऊंगी। वो एक पॉइंट मेरा वो है जो रहमान मलिक ने कसाब की फांसी के लिए कहा है, तो इसके पीछे, क्योंकि आपने अभी तक जितनी बात बताई है वो सारी पीछे की बातें बताई, इसके इस स्टेटमेंट के पीछे क्या मौक़िफ़ हो सकता है? यही ट्रेडिंग, यही मैं पूछ रही, यही ट्रेड, दिस इज व्हाट दे हैव ट्रेडेड, कि भाई हाफिज सईद के बारे में आप बात मत करो, मैं स्टेटमेंट देता हूं कसाब को जो फांसी पर लटका दो। दिस इज व्हाट इट इज। मतलब आधी रोटी देना। हाँ, बहुत सिंपल है। अरे भाई, और कल संतोष जी से बातचीत हो, संतोष जी बोले कि ये पागल आदमी है, ये क्यों, ये पाकिस्तान थोड़ी है कि यहाँ पे जो है कोई होम मिनिस्टर के कहेगा कि भाई उसको फांसी लटका दो। यहाँ जुडिशरी है, कोर्ट कहेगा, उसका तरीका है। और इवन राष्ट्रपति के पास उस व्यक्ति को जाने का अधिकार होगा, माफी लेने का अधिकार होगा। तो ये देयर इज अ प्रोसेस वाली जो बात मैंने कही थी कि देयर इज अ प्रोसेस। ये पाकिस्तान में होता होगा, हिंदुस्तान में नहीं होता। हिंदुस्तान में फांसी किसको पड़ेगा या किसको उम्र कैद होगी, ये कोर्ट तय करता है। तो ये इसका मतलब ये है कि अगर वो बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि बैकडोर बातचीत हुई होगी। जब भी इस तरह के सिचुएशंस में, जब दो देशों के बीच में इस लेवल पे बातचीत होती है, तो ये तय होता है कि मीडिया में जाकर के क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है,
क्या बताना है ये पहले वो आप ये बता दें कि देखिए मैंने वही बात सेक्रेटरी लेवल पे ये सारी चीजें पीछे से बैकड्रॉप पे सारी चीजें हो जाती है कि क्या क्या मुझे करना है। एक दूसरी बात, जो फाइनल मीटिंग्स होती है उसमें आधा ज्यादा समय तो वो प्रेस में क्या बोलना है बाहर जाकर के उसके वर्डिंग्स को तैयार करने में ही टाइम निकल जाता है। तो हम जो है वो आधे घंटे तक यही ये लोग डिस्कस कर रहे होंगे भाई आपको किस ताज से संवारा जाए कि भाई आप जो है पीस लविंग आदमी हो या क्या हो या नहीं हो। तो चलिए डॉक्टर मनीष, आज के अपने दूसरे इशू पर बात करते हैं और मैं चाहूंगी कि आज का जो दूसरा हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है, अपने मुल्क की तरफ आता है। हाँ। अब अपने मुल्क के बारे में बॉर्डर के इस पार तो जो गहलोत सरकार से बर्खास्त किए गए जल संसाधन मंत्री आपके मदेरना जी, वो कल बड़ी ही गज़ब की सीडीज़ चैनल्स दिखा रहे थे और वो भंवरी देवी और उनके कुछ रिलेशंस के बारे में, और वो बाकायदा सुना है कि काफ़ी 1-1.25 घंटे की सीडी है और उसके कुछ चीज़ें दिखाई जा रही थी, लगातार चलता रहा वो तो। और भंवरी देवी से उन्होंने अपने ताल्लुकात के बारे में भी मतलब एक्सेप्ट किया है कि हाँ उनसे उनके रिलेशंस थे। इसके अलावा अभी तक भंवरी देवी का तो आप जानते हैं पता नहीं चल पाया है। मैं थोड़ी सी कहानी जानना चाह रही हूँ। देखिए, इस कहानी को जो है, ये कहानी बहुत ही सिंपल है। मिस्टर मदेरना एंड भंवरी देवी, दे हैड क्लोज रिलेशनशिप। वो चीज जो है वो अलग मसला है। रियल कहानी ये नहीं है। एक बेसिक रूल समझ लीजिए, मतलब आपने सोच लिया कि हर चीज की रियल कहानी बताएंगे पहले। मैं बता रहा हूं आपको, मैं आपको एक ये भी बता रहा हूं, एक जनरल रूल बता रहा हूं कि ये किसी बीजेपी वालों का या किसी विपक्षी पार्टी का, वामपंथियों का या किसी दूसरे लोगों का जो है वो कारनामा नहीं है। किसी व्यक्ति की सीडी बनती है और उसे मीडिया में दिया जाता है, तो ऐसे ही पीछे चलना चाहिए स्टोरी से कि ये सीडी मीडिया में आई कहां से, किसने बनाई, क्यों बनाई। ठीक, जनरल रूल मैं बताता हूं कि जब भी किसी लीडर का इस तरह की सीडी अगर बाहर आए तो इमीडिएटली आपको पहला चीज जो शक कहां करना चाहिए, उसकी पार्टी में। सही बात है, क्योंकि विपक्षी ये काम में नहीं है अभी तो, थैंक गॉड। अगर ऐसा होगा तो ये बात मैं आपको सर्टेनली बता सकता हूं कि सारे नेता बेनकाब हो जाएंगे। तो ये एक अलग इशू है, विपक्षी नहीं करते। अब आपको मैं बताता हूं मेरा अपना हंच, गहलोत साहब अब ज्यादा दिन तक राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। रीजंस, राजस्थान में कांग्रेस की माइनॉरिटी सरकार है, ये ध्यान रखिए। देयर आर वेरी फ्यू थिंग्स जो इस चीज को मीडिया में डिस्कस होना चाहिए कि देयर माइनॉरिटी सरकार है। 200 सीटें हैं, 96 कांग्रेस के पास है, बीजेपी के पास शायद 79-78 के आसपास है, नॉट वेरी फार बिहाइंड। वहां पे मदेरना साहब की हैसियत क्या है, तो राजस्थान के पॉलिटिक्स में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, एक राजपूत्स और दूसरे जाट्स। राजस्थान में दो परिवार इन जाटों को जो है पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखे हुए लीडरशिप है, जिनके तहत जो होता है, एक मिर्धाज हैं और दूसरे मदेरनाज हैं। मदेरना साहब के फादर भी बड़े कांग्रेस लीडर थे, वो परिवार चला आ रहा है, और इनका जो इलाका जो है वो अजमेर से थोड़ा सा आगे नागौर, पाली और जोधपुर और इसके आसपास का इलाका जो है वो मदेरना साहब के कंट्रोल में, इनफैक्ट वहां के एकदम बिल्कुल। अब हो क्या रहा है, जाट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं गहलोत साहब। हाईकमान सोनिया गांधी, राहुल गांधी के रहते हुए भी चुनाव के रिजल्ट के बाद, कई दिनों के बाद, सोनिया गांधी के चाहने के बाद
गहलोत साहब को शपथ लेने में टाइम, बहुत समय लगाना पड़ा था, क्योंकि इंटरनल डिस्कंटेंट ऐसा हो गया था कि ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस टूट जाएगी राजस्थान के अंदर। बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रही है मुझे, मतलब बिल्कुल जैसे सच में बहुत तो ये वहां का पॉलिटिकल सिचुएशन है। अब सवाल उठता है कि ये सीडी क्यों आई, क्यों ऐसा हुआ। और आपको मैं बता रहा हूं, बहुत ही पेसिमिस्टिकली बता रहा हूं कि निगेटिव बातें मैं ज़्यादा बोलता हूं, लेकिन सच बोलता हूं। और सच्चाई यही है कि अगर राज्य सरकार की पुलिस ये चाहे कि एक मर्डर केस को अंडर द कारपेट खत्म कर देना है, तो हमारी पुलिस और हमारी सरकार इतनी कमजोर भी नहीं कि एक मर्डर केस को दबा ना सके। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मदरना साहब दूध के धुले हुए हैं या मैं उनका फेवर में नहीं कर रहा हूं। मैं एक पॉलिटिकल सिचुएशन की ओर बता रहा हूं कि भाई इसका पॉलिटिकल इंप्लीकेशन क्या है। मदरना साहब बाहर, somebody else will come in। कौन होगा? जाट कम्युनिटी पे क्या असर हुआ है? जाटों की संख्या बहुत ज्यादा नंबर में है कांग्रेस के इसमें। कांग्रेस पार्टी आई इसलिए क्योंकि जाटों ने वोट दिया था। और यह बात किसी को नहीं भूलना चाहिए कि जो राजस्थान की महारानी है अपोजिशन में, वसुंधरा राजे सिंधिया, और राजपूत हैं, शादी उन्होंने जाट से की है। और पिछले कुछ दिनों में वो बहुत ज्यादा ग्राउंड पे काम कर रही हैं। इसलिए आप देखिए कि ये हंगामा हुआ, वो तुरंत जो है पिक्चर में आ गई, 6 महीने से गायब थी। समस्या ये है कि जाटों के अंदर गहलोत साहब के लिए और बिल्कुल जो है उनका पेशेंस अब खत्म हो रहा है। और जाट्स बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग होते हैं ये लोग। और पार्टी के अंदर दूसरे पुल्स एंड प्रेशर्स ऑलरेडी हैं, जो सीपी जोशी के रूप में जो है गहलोत जी को बीच बीच में झटका धक्का देते रहते हैं। तो ये कुल मिलाकर जो सिचुएशन जो समझ में आ रहा है, जो पॉलिटिकल क्रिमिनल एंगल जो उसका है कि भाई भवरी देवी मरी या उनकी हत्या कर दी गई, वो कहाँ गायब हैं, कहाँ नहीं है, देयर सो मेनी क्वेश्चंस। वो कोर्ट अब अपना जो है मदरना साहब का पॉलिटिकल करियर समाप्त हो गया। लेकिन इतने बड़े किसी लीडर का करियर अगर समाप्त होता है तो उसके रिपरकशंस भी होते हैं, उसका खामियाजा भी किसी को भुगतना पड़ता है। तो मुझे ये लग रहा है कि राजस्थान की राजनीति में जो है वो एक गर्माहट, एक नया टर्न, और मेरा जो हंच है, जिस तरह से जाट्स वहाँ के नाराज हैं गहलोत साहब से, और जाट से नाराजगी करके राजस्थान में शायद मुझे नहीं लगता कि कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बना रह सकता है। और दूसरी बात ये भी है कि जिस तरीके से आप देखिए जो दंगे हुए राजस्थान में, उसको लेकर के जो सरकार का रवैया रहा, एक तो मिस गवर्नेंस का भी मामला है कि सरकार जो है वहाँ पे जो पिछले बार गहलोत साहब ने जिस तरह से अच्छा काम किया था, लास्ट टाइम आई रिमेंबर ही वाज वन ऑफ द बेस्ट चीफ मिनिस्टर्स दैट वी हैड, देन अगेन ही लॉस्ट एक चीज़ की वजह से, सड़क की वजह से। मैं उस दौरान उस चुनाव में गया था कवर करने के लिए, तो सड़कों की वजह से जो है वो गहलोत साहब हार गए थे। वसुंधरा राजे आई थी जिन्होंने सबसे पहले मैंने सड़कों को ये किया। जाट ने उस समय वसुंधरा के साथ दिया था। पिछले चुनाव में जाट जो हैं और मृधा साहब की वजह से, इन लोगों की वजह से जाट जो हैं वापस कांग्रेस के फोल्ड में आए और कांग्रेस जो है सरकार बनाने में कामयाब रही थी। तो अब यही चंक जो है कांग्रेस से नाराज हो रहा है। तो मेरा हंच यही कह रहा है कि कोई राजनीतिक उथल पुथल शायद गहलोत साहब को हटाने की बात अगले कुछ दिनों में आप सुन सकते हैं।
चलिए तो ख़त्म करते हैं अपना आज का ये प्रोग्राम, और प्रोग्राम ख़त्म करते करते हम फिर वापस आते हैं अपनी उस शुरू की कहानी की तरफ। पाकिस्तान की जब हम बात कर रहे थे तो एक बार डॉक्टर मनीष ने वाकई में बहुत अच्छी कही है कि कितनी ही दोनों बात करते रहें, लेकिन जब तक, और ये बात हम सालों से सुन रहे हैं, और हम लोग इतने मतलब अपनी नौजवानी से अधेड़ उम्र की तरफ आ रहे हैं, लेकिन वाकई में दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में अभी वो चीज़ नहीं आई कि वीज़ा में नरमी हो सके, वीज़ा आसानी से मिल सके। आप देखिए क्या होता है कि हिंदुस्तान के मतलब छोटा मोटा बेचारे लोग तो क्या, बड़े बड़े जर्नलिस्ट, बड़े बड़े पत्रकार और बड़े बड़े आर्टिस्ट, उनको वीज़ा नहीं मिलती पाकिस्तान जाने के लिए, और पाकिस्तान में वहाँ के लोगों को यहाँ आने के लिए, आर्टिस्ट तो किसी सरहद का नहीं होता, सरहदों में कैद नहीं किया जा सकता। आर्टिस्ट को अगर आप सरहदों में बांटेंगे तो आप उसका आर्ट कहाँ छुपाएंगे, लेकिन होता यही है कि ना वहाँ के लोगों को यहाँ के लिए वीज़ा मिलती है, ना यहाँ के लोगों को वहाँ के लिए वीज़ा मिलती है। एक और बात यह है कि जब तक यहाँ वीज़ा अगर आप पाकिस्तान एम्बेसी लेने के लिए जाते हैं तो वो आपसे बाकायदा पाकिस्तान में होने वाले तमाम इवेंट्स के फैक्ट्स मांगते हैं कि आप फैक्ट्स ला कर दीजिए, तब हम आपको वीज़ा देंगे, या वहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर हमको जब तक नहीं कहेगी हम आपको वीज़ा नहीं देंगे। एक बात मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर मान लीजिए कोई पाकिस्तान घूमने ही जाना चाहे, कोई हिंदुस्तान घूमने ही आना चाहे, तो फिर तो वो कभी सारी ज़िंदगी नहीं आ सकता, क्योंकि ना इधर के लोग उसको वीज़ा देंगे ना उधर के लोग उसको वीज़ा देंगे। यानी वीज़ा के लिए कोई ना कोई आपका रिश्तेदार वहाँ से आपको बुलाए या यहाँ से आप उसको बुलाएं, तभी वीज़ा मिल सकती है। हम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जाना चाहें तो नहीं जा सकते, क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट हमें वीज़ा नहीं देगी। अब हड़प्पा से तो हमको कोई लेटर लिखने से रहा बुलाए। आपने मेरी मन की बात कह दी। तो चलिए ख़त्म करते हैं अपना ये आज का प्रोग्राम, और कल अपने इसी प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।